कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, नाम था दंगल। इस फिल्म में दिखाया गया था कि एक पूर्व पहलवान अपनी दो बेटियों को कुश्ती सिखाता है, खूब ट्रेन करता है उन्हें, इतना कि दोनों लड़कियां कई इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में मेडल जीत लेती हैं। फिल्म में दिखाई गई ये कहानी असल घटना पर बनी थी। जिस पूर्व पहलवान की कहानी दिखाई गई थी उनका नाम है महावीर फोगाट, और जिन दो लड़कियों को पहलवान बनते दिखाया गया था उनके नाम है गीता फोगाट और बबीता फोगाट। अब इसी परिवार से जुड़ी खबर आई है, ये खबर अच्छी नहीं है। गीता बबीता की ममेरी बहन ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया है। उनका नाम है रितिका फोगाट, महज 17 साल की थी। कहा जा रहा है कि एक मैच में हार मिलने की वजह से रितिका ने ऐसा किया। क्या हुआ था रितिका के साथ उनके आखिरी मैच में? खिलाड़ियों के ऊपर जीत पाने का प्रेशर किस कदर होता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको हम देंगे आज की बड़ी खबर में। इसके अलावा एक और मुद्दे पर हमारी बड़ी खबर में बात करेंगे। ये मुद्दा जालंधर से आ रहा है। यहाँ एक महिला टीचर ने मांगलिक दोष उतारने के नाम पर अपने 13 साल के स्टूडेंट से शादी कर ली। 6 दिन तक बंदी बनाकर उसे अपने घर में कैद रखा। क्या है ये पूरा मामला, डिटेल में आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि तथाकथित मांगलिक दोष को हटाने के नाम पर हमारे यहाँ किस तरह के काम करवाए जाते हैं, सब पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं दिन की सुर्खियां। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। पहली सुर्खी आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक अजीब से फैसले को कैंसिल कर दिया है। जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी को शिकायत करने वाली लड़की को राखी बांधने को कहा था। इस फैसले के बाहर आते ही इस पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट वकील अपर्णा भट्ट ने 8 और महिलाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया था। अपर्णा ने अपनी याचिका में कहा था कि इस तरह के फैसले महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों के ट्रीटमेंट को हल्का करते हैं। बीते साल ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से टिप्पणी करने को कहा था, जिसके बाद एजी ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ तरीके सुझाए थे जिससे हाई कोर्ट और निचली कोर्ट्स के जजेस को और संवेदनशील बनाया जा सके। वेणुगोपाल ने यह भी कहा था कि पुरानी सोच रखने वाले जज पितृसत्तात्मक सोच रखते हैं और उसे सुधारने की जरूरत है। अगली सुर्खी है राजस्थान के जयपुर से। यहाँ के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले एक हेल्थ वर्कर के ऊपर रेप के आरोप लगे हैं। इंडिया टुडे के रिपोर्टर शरद कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम महिला का एक ऑपरेशन हुआ था और वो वेंटिलेटर पर थी। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, हाथ पैर बंधे हुए थे। आरोप है कि महिला की इसी हालत का फायदा उठाते हुए आरोपी रात भर उसका यौन शोषण करता रहा। बाद में महिला ने किसी तरह अपने पति को इस बात की जानकारी दी। पति ने आरोपी के खिलाफ रेप की शिकायत कराई और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अगली सुर्खी बनाई है उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने। हाल ही में इन्होंने एक बयान दिया था, कहा था कि रिप्ड जीन्स यानी फटी हुई जीन्स पहनने वाली औरतें समाज को क्या मैसेज देंगी, वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी। इस बयान को लोगों ने आड़े हाथों लेते हुए जमकर विरोध किया था। बवाल चल ही रहा था कि सीएम का दूसरा बयान भी आ गया। इसमें ये बड़े गर्व से अपने कॉलेज के दिनों का किस्सा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कैसे एक लड़की छोटे कपड़े पहनती थी, अपना बदन दिखाती थी और कैसे सारे लड़के उसके पीछे पड़ गए, कैसे उसका मजाक उड़ाते थे। इन बयानों के बीच कुछ लोगों ने रावत की नाबालिग बेटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसमें वो शॉर्ट्स पहने दिख रही थी। लोग रावत को घेरने लगे कि अपने घर के संस्कार तो देख लो। हालांकि इन लोगों को सीएम की औरतों के प्रति बेहुदा सोच से आपत्ति नहीं थी। उनका यह कहना था कि पहले अपनी बेटी को पूरे कपड़े पहनाओ, जो कि उतना ही प्रॉब्लमैटिक है जितना रावत के खुद के कमेंट्स हैं। ये तो थी दिन की सुर्खियां। अब बात हमारी बड़ी खबर की, रितिका फोगाट के कथित सुसाइड वाले मुद्दे की। रितिका राजस्थान के झुंझुनू जिले के जैतपुर गांव की रहने वाली थी। पिता का नाम है मेनपाल। मेनपाल गीता और बबीता के मामा हैं। रितिका पिछले कई दिनों से महावीर फोगाट की रेसलिंग एकेडमी में प्रैक्टिस कर रही थी और बलाली में महावीर के घर पर ही रह रही थी। बलाली हरियाणा के चरखी दादरी जिले के तहत आने वाला एक गांव है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार जगवीर घांगस की रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 14 मार्च के बीच राजस्थान के भरतपुर जिले में रेसलिंग की एक प्रतियोगिता थी। ये एक राज्य स्तरीय कॉम्पिटिशन था। रितिका ने इसमें हिस्सा लिया था। मैच के फाइनल मुकाबले में वो 1 पॉइंट से हार गई थी। इस दौरान महावीर और रितिका के पिता मेनपाल भी वहां मौजूद थे। कंपटीशन खत्म होने के बाद रितिका महावीर के साथ बलाली गांव वापस चली गई और 15 मार्च की रात करीब 11 बजे उनका शव घर के एक कमरे में पंखे से झूलता हुआ पाया गया। मामले की जानकारी
पुलिस को दी गई। झोझूकला पुलिस थाने ने शव को कब्जे में लेकर दादरी सिविल अस्पताल भेजा पोस्टमार्टम के लिए। इसके बाद रितिका के शव को उनके परिवार को सौंप दिया गया। अंतिम संस्कार रितिका के गांव जैतपुर में किया गया। पुलिस का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी है, लेकिन परिवार वालों ने किसी के भी ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए हैं। चरखी दादरी डीएसपी राम सिंह बिश्नोई ने कहा कि कथित सुसाइड की वजह रितिका को हाल के मैच में मिली हार हो सकती है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। परसों शाम को रात को पुलिस को सूचना मिली थी, जो पता चला है कि बबीता फोगाट की एकेडमी है जहाँ पे रेसलिंग की ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो उसके मामे की लड़की रितिका वहाँ भी प्रैक्टिस किया करती थी और भरतपुर जूनियर में जूनियर चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें वो 1 पॉइंट से पिछड़ गई थी और सेकंड पोजीशन आई थी। तो हो सकता है उससे मायूस होके उसने सुसाइड कर ली हो, जिसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया था। रिपोर्ट आने पे जैसी कार्रवाई होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं है, परिजनों ने इत्फाकिया कार्रवाई करवाई है, उनकी तरफ से किसी पे कोई किसी तरह का आरोप नहीं है। अभी तक जितनी जानकारी इस केस की सामने आई है उससे यही पता चल पाया है कि रितिका भरतपुर में मिली हार की वजह से निराश थी और इसी निराशा में उन्होंने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। उनके परिवार वाले भी यही दावा कर रहे हैं। रितिका के ममेरे भाई हरविंद्र फोगाट ने भी इसी हार को कथित सुसाइड का कारण बताया है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। वो उनकी भरतपुर स्टेट की कुश्ती थी जूनियर, और वो वहाँ 1 पॉइंट से फाइनल कुश्ती हार गई थी। तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि उसने आज ये कदम उठा लिया, और नहीं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हमारे तो हार भी हुई है, जीत भी हुई है, लेकिन कभी इस तरह की चीज़ हमने ना देखी थी ना सुनी थी। और ये पहली बार है कि 1 पॉइंट से स्टेट में हारने के ऊपर बच्चे ने ये कदम उठाया, तो अफसोसजनक घटना हुई है। और बस एक यही कारण है कि उसने ये चीज़ उठाई होगी, और तो बाकी तो कुछ नहीं कह सकती इस बारे में क्या कारण रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि भरतपुर में आयोजित हुए उस मैच में आखिर हुआ क्या था। इंडिया टुडे के पत्रकार सुरेश फौजदार की रिपोर्ट के मुताबिक रितिका ने जूनियर स्तर के कंपटीशन में हिस्सा लिया था। फाइनल में उनका मुकाबला भीलवाड़ा जिले की एक लड़की से था। ये मुकाबला एकदम बराबरी का हुआ, लेकिन रितिका 1 पॉइंट से हार गई। इसके बाद ये कहा गया कि मैच में चीटिंग हुई और रितिका के साथ धोखा हुआ। इसे लेकर मीडिया ने सवाल किया सत्यप्रकाश लुहात से। ये भरतपुर जिला खेल अधिकारी हैं, इन्होंने ही ये कंपटीशन करवाया था। उन्होंने कहा कि कोई चीटिंग नहीं हुई थी, महावीर फोगाट ने फैसला लिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी लड़की अगले साल खेल लेगी और फिर भीलवाड़ा वाली लड़की को विनर घोषित कर दिया गया। सत्यप्रकाश ने आगे बताया कि मैच के बाद रितिका को उनके पिता या किसी ने डांट दिया था, जिससे वो सहन नहीं कर पाई और ये कदम उठा लिया। खेल अधिकारी का ये कहना है कि हरियाणा में गुरु अपने शिष्यों की खूब फटकार लगाते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। यही तरीका है। हो सकता है कि इस तरह की डांट रितिका को भी पड़ी हो। और क्या कहा सत्यप्रकाश ने, सुनिए। और जो है हार जीत एक दूसरे के पहलू हैं, और ये जो है ना, कोई भी खिलाड़ी हो, वो जैसे कोई रेसलर है, वो हजारों बार जीतता है, हजारों बार हारता है। मैं ऐसे जो कदम उसने रितिका ने उठाया, वो बहुत ही जो है एक ऐसा कदम था जो किसी खिलाड़ी को नहीं उठाना चाहिए। इसके लिए क्या है, बच्चे आजकल जो है इतने भावुक हो गए हैं या इतने बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। अब पहले जो बच्चे थे उनको क्या है मुश्किलों का सामना देखते थे, आजकल के बच्चे क्या है मुश्किलों का सामना देखते नहीं। वो थोड़ी ही चीज़ को कोई लेकर और वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उनके जो फूफा जी थे महावीर सिंह जी फोगाट, वो यहाँ आए थे, उन्होंने के उसके सामने ही वो फाइट हुई थी। उन्होंने ही सारा फैसला उनके द्वारा ही दिया गया था उस फाइट का। और मैं वो यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से रात को यहाँ रुके हैं, सुबह यहाँ से गए हैं, और फिर वहाँ जाके और क्या सिचुएशन हुई है भाई, वहाँ क्या है जो हरियाणा में उस्ताद खलीफे हैं वो क्या है डांटते हैं। वो वहाँ कहते हैं भय बगैर प्रीत नहीं, और जब अगर भय नहीं है तो खिलाड़ी अच्छा नहीं बन सकता। ऐसा उनका ऐसी सोच है। मैं आजकल के बच्चे जो है वो इतने हो गए हैं, इनके लिए क्या है मोटिवेशन की क्लास लगाई जाए। जैसे हमारी जो है रोजाना 1 घंटे की मोटिवेशन की क्लास लगती है, जिससे बच्चे कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए। जिससे हार गई थी या जीत गई थी? यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ से हार की गई ना वो।
तो माँ क्या बात हो गई, डांट डपट दी पिता ने क्या? और उसके पिताजी ने किसी ने डांट दिया तो डांट सहन नहीं कर पाई और उसने ऐसा कदम उठा लिया। इस मुद्दे पर हमने गीता फोगाट और बबीता फोगाट से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। हालांकि मामला सामने आने के बाद दोनों ही बहनों ने ट्वीट किए। गीता ने लिखा, भगवान मेरी छोटी बहन मेरे मामा की लड़की रितिका की आत्मा को शांति दे। मेरे परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। रितिका बहुत ही होनहार पहलवान थी, पता नहीं क्यों उसने ऐसा कदम उठाया। हार जीत खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा होता है, हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। बबीता ने लिखा, भगवान रितिका की आत्मा को शांति दे। ये समय पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। हार और जीत दोनों जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हारने वाला एक दिन जीतता भी जरूर है। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। संघर्षों से घबराकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इस केस में अभी तक यही कहा जा रहा है कि रितिका हार की वजह से निराश थी और इसी वजह से उन्होंने खुद की जान ली। हम ठीक से नहीं जानते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा और ना ही हम अब जान सकते हैं। लेकिन इस केस ने एक पुरानी बहस फिर से छेड़ दी है। जीत का प्रेशर होने की बहस हर खिलाड़ी के ऊपर, खासतौर पर युवा खिलाड़ियों के ऊपर अच्छा परफॉर्म करने का दबाव होता ही है। इसी तरह का दबाव रितिका के ऊपर भी रहा होगा और ये प्रेशर तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब आपके भाई बहन पहले से उस फील्ड में अच्छा कर रहे हो या बेहद कामयाब हो। रितिका के केस में उनकी दो बहनें तो इतनी फेमस हैं कि उन पर फिल्म तक बन चुकी है। अच्छा परफॉर्म करने का दबाव हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है, लेकिन यह दबाव तब और बढ़ जाता है जब आप स्पोर्ट्स की फील्ड में हो। अक्सर ही आपकी तुलना आपके खेल के कामयाब खिलाड़ी से की जाती है। साथ ही हमने अक्सर सुना है, कई खबरें भी आ चुकी हैं कि स्पोर्ट्स में अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स होती है। इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि इस तरह की पॉलिटिक्स से युवा खिलाड़ी किस तरह से डील करते हैं। दूसरा, इस सवाल का जवाब जानना भी जरूरी है कि क्या महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। इन सब के जवाब जानने के लिए हमने बात की स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट से। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। लड़कियां गेम के लिए आती हैं, लड़के भी आते हैं, और जब वो गेम वाली लाइन पर आ जाते हैं तो जब वो अच्छे गेम के उस पर आ जाते हैं स्टैंडर्ड पर, तो उनके अंदर कोई इतना फर्क नहीं होता भाई मैं लड़का हूँ मैं लड़की हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा लड़कों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर आता है, लेकिन जब सही लाइन बनती है तो वो उस चीज़ से दूर हो जाती है। हर जितना भी उनके आगे कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको सहन करने के लिए, उसको हल करने के लिए वो इसलिए तैयार हो जाती है। अगर हम फिलहाल अगर रिजल्ट देखें तो ओलंपिक में देखो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा आगे काम करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनके सामने क्या ट्रेनिंग के दौरान ऐसी प्रॉब्लम आई है, लेकिन जो कराने वाले जो कोच हैं, गुरु हैं, वो उनको उसी हिसाब से एक मोटिवेशन कर देते हैं और लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मतलब उसमें दिमाग में उस चीज़ को लेकर हल निकालती हैं और वो अपने कामयाब होती हैं। और कोई भी मतलब स्थिति आती है तो उसके लिए वो तैयार रहती हैं। उनके अंदर ये फर्क नहीं होती जो प्लेयर लड़की होती है। लड़की हमारे पास आती हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ये लड़की जब स्पोर्ट्स वाली लाइन पर आ जाती है, मैं ये नहीं कहता कि कुश्ती, कोई भी मतलब जैसे हमने और भी गेम देखे हैं, अलग अलग गेम देखे हैं, 3-4 गेम तो मेरे पास ही मैं बच्चों के कराता हूँ। लेकिन जिस लड़की के अंदर गेम वाली भावना आ जाती है, वो कोई भी स्थिति होती है उसको झेलने की क्षमता होती है। और पॉलिटिक्स से इन बच्चों को लेना देना कुछ नहीं। पॉलिटिक्स है, समाज अपने ढंग से पॉलिटिक्स खेलता है, लेकिन जो प्लेयर की जिसका मोहर लग जाती है, प्लेयर किसको बोलते हैं? प्लेयर उसको बोलते हैं कि वो बच्चा किसी भी साइड की स्थिति को झेलने के लिए तैयार, और जो उसका मकसद है उसने अपना केवल मकसद देखता है और उसके ऊपर वो काम करती है। और जब काम करती है तो उनको कोई भी स्थिति उनको रोक नहीं सकती। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई उनको कोई प्रॉब्लम डालने की स्थिति वो उसके सामने झुक जाए, नहीं, उसने तो एक अपना मकसद दिखता है और मकसद के पीछे काम करती है। प्लेयर के पीछे तो ये मतलब उसका होता ही नहीं। हमारे पास में बच्चे आते हैं, लड़का लड़की आते हैं, और कुछ को तो इच्छा होती है, माँ बाप बच्चे को उस स्थिति में देखना चाहते हैं प्लेयर। कुछ बच्चे इच्छा लेके आते हैं भाई हमने तो प्लेयर बनना है, तो दोनों की अलग अलग इच्छा होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में जब बच्चे ट्रेनिंग करते हैं वो धीरे धीरे दोनों का मतलब बच्चों का और पेरेंट्स का एक ही वो हो जाता है।
और मैं सभी युवा प्लेयरों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस बच्चे के अंदर प्लेयर की अगर भावना आ गई है, उसको समाज की कोई भी ताकत उसको झुका नहीं सकती। उसको केवल अपना मकसद दिखाई देता है, उसके उस पॉलिटिक्स में वो नहीं आता है और उसको कोई रोक नहीं सकता और वो अपने कामयाब पक्का होगा। देखो, हमने बहुत सी वीडियो देखी भी हैं, टीवी पे भी देखा है, अखबार में पढ़े हैं, भाई वहाँ पर ये घटना होगी, वहाँ पर ये घटना होगी। बस उन्हीं बच्चों के साथ में ये घटनाएं होती हैं जो माइंड साइड से ज़्यादा सक्षम नहीं होते। जब सक्षम हो जाते हैं, गुरु की और शिष्य की दोनों की आपस में एक बात हो जाती है, भाई गुरु जी जो लाइन बताता है अगर उस पर शिष्य अगर चलता है तो पक्का अपना कामयाब होता है। और कामयाब के बीच में ये चीज़ें उसको कभी भी कोई रुकावट नहीं डालते। मैं ये बस समाज को या युवा प्लेयरों को बस यही संदेश देना चाहता हूँ, बेटे इन चीज़ों से दूर होके और अपने मकसद में कामयाब हो और अपना लक्ष्य देखो और चलते रहो। अपना कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। नमस्कार। रितिका के कथित सुसाइड ने एक बार फिर हमें मेंटल हेल्थ पर चर्चा की तरफ खींच लिया है। वो महज 17 बरस की थी, टीनेज थी, नाबालिग थी। पिछले कुछ बरसों से हम देख रहे हैं टीनेज के सुसाइड करने के मामले काफी बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में 10,159 स्टूडेंट्स की मौत सुसाइड की वजह से हुई थी। 2017 में यह आंकड़ा 9,905 था और 2016 में यह संख्या 9,478 थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। टीनेज के सुसाइड की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या चीजें उन्हें परेशान करती हैं? कैसे उनकी दिक्कतों से हमें डील करना चाहिए? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे जो आजकल के बच्चे हैं या युवा हैं, उनमें सुसाइड की रेट बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही है। बेसिकली इसके कारण क्या है? तो ये एक टेंडेंसी है भागने की, यानी एस्केप मैकेनिज्म है। बच्चे उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं, उस सिचुएशन का सामना नहीं करना चाहते, या कई बार उनको ऐसा लगता है कि वो उस जगह फेल हो गए या उन्होंने ऐसा काम कर दिया जिसका कि प्रायश्चित नहीं हो सकता, तो वो खुद को सजा देने के लिए ये तरीका चुनते हैं। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है एक्यूट स्ट्रेस, जैसे किसी नियर एंड डियर की डेथ होना, लव अफेयर में ब्रेकअप होना, या हम इसको बात कर सकते हैं कोई इकोनॉमिक लॉस होना या कोई मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट होना। इस तरह के एक्यूट स्ट्रेस हैं। सेकंड, फेलियर, जो बहुत कॉमन हम देखते हैं, 10-12 के रिजल्ट के बाद बच्चे पास नहीं हुए तो सुसाइड कर लेते हैं, या जैसा अभी जो रितु फोगाट ने किया कि अगर फाइनल में नहीं क्वालिफाई कर पाई, हार गई, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, यानी किसी भी तरह का फेलियर। देन चेंज इन फैमिली एंड स्कूल की जो सराउंडिंग है उसमें कोई चेंज हो रहा है, बहुत बार स्कूल चेंज हुआ या घर चेंज हुआ या घर में कोई नया मेंबर आया, उससे आपका एडजस्टमेंट नहीं बैठा, तो सुसाइड अटेम्प्ट के चांसेस होते हैं। देन ह्यूमिलेशन और बुलिंग, यानी कई बार स्कूल में बच्चे जो होते हैं उनके सहपाठी होते हैं, वो उनको चीज़ों पर टॉर्चर करते हैं, बातों में कमेंट करते हैं, उनकी बॉडी पर, उनके किसी बिहेवियर के ऊपर, या परिवार वाले बहुत ज़्यादा टोका टोकी या उनको बार बार शेम फील कराते हैं। नशा इसका एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत बार अल्कोहल, कैनाबिस, जो इल्यूजन्स होते हैं या जो यूफोरिक मूड होता है उसमें भी जो सुसाइड की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। देन डिप्रेशन, एंजाइटी या अदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, ये बहुत बड़े कारण हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जितनी सुसाइड होती हैं उसमें से जो 70 to 80% में कोई ना कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होता है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी हो सकती है, कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है, डिसरप्टिव बिहेवियर हो सकता है। सेकंड, फैमिली या नियर बाई में रिसेंट सुसाइड या सुसाइडल हिस्ट्री होना। कुछ छोटे छोटे लक्षण हैं जिसके द्वारा उनके परिवारजन जैसे फैमिली मेंबर, दोस्त, टीचर्स, डॉक्टर्स आसानी से पहचान सकते हैं कि कहीं बच्चे में सुसाइड की रिस्क तो नहीं है। जैसे सबसे पहले बच्चा विड्रॉन हो जाता है, यानी सबसे कट ऑफ हो जाता है, वो अकेला रहने लग जाएगा, वो गुमसुम रहने लग जाएगा, अपने आप में खोया रहेगा। देन उसका मूड स्विंग्स बहुत होने लग जाते हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा, गुस्सा, या बिल्कुल ही गुस्सा शो ही नहीं करेगा, आप कितना भी डांट लो वो कुछ रिप्लाई नहीं देगा। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें कैच करने होते हैं, जैसे कि बच्चा बोलेगा कि मैं पैदा ही नहीं होता तो कितना अच्छा होता, या मैं असीम शांति में जाना चाहता हूँ, या आज के बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। या कई बार जो व्यक्ति होता है या आदमी होता है वो अपने जो बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं उनको फटाफट निपटाने की कोशिश करता है। जैसे सपोज कोई व्यक्ति है, उसकी उधारी है तो सबकी उधारी चुका देगा, सब रिश्तेदारों को फ़ोन करना, ये करना। तो कहने का मतलब ये कुछ चीज़ें हैं
यदि वो छोटा सा भी सुसाइडल थ्रेट उसके मन में है, आप उसको कट ऑफ करते हुए या दवा खरीदते हुए कुछ भी देखते हैं तो उसे लाइटली ना लें। यदि वो आपसे एक्सप्रेस करता है तो उसकी बात को सुने, और यदि उसको आपको सुसाइडल थॉट्स लगता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। तो यदि आपको साइकियाट्रिक थॉट्स आ रहे हैं तो उनसे कैसे डील किया जाए। दोस्तों, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज, यदि आपको कोई भी साइकियाट्रिक थॉट आ रहे हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। यदि कोई अंडरलाइन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है या कोई नशा है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक जो साइकियाट्रिस्ट को लेकर टेबू है, जो मनोरोग विशेषज्ञों को लेकर टेबू है कि हम पागलों के डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, वो खत्म होना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट भी आम डॉक्टर्स की तरह है। देन हमें ये समझना चाहिए कि जो जिंदगी की रेस है ये एक सिंगल डे की रेस नहीं है। एक एग्जाम में सफलता या असफलता पूरे जीवन का पैमाना नहीं है। एक हार आपकी भविष्य की जीत को सुनिश्चित भी कर सकती है। हम सबके सामने जैक मा उदाहरण है, हमने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी है। देन यदि आपके मन में कोई विचार है तो उसे ओपनली कहिए, डिस्कस करिए अपने परिवार वालों से, दोस्तों से। मन में छुपा के मत रहिए। यदि हम अपने थॉट्स को छुपा कर रखेंगे तो आपको गिल्ट बढ़ाएगा, परेशानी बढ़ाएगा और सुसाइडल थॉट्स को बढ़ाएगा। देन हमारे चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पर कि सुसाइड के खिलाफ नकारात्मक हो, यानी सुसाइड को डिस्करेज किया जाना चाहिए। फैमिली मेंबर्स का, उनका नेचर कोऑपरेटिव होना चाहिए। हम एक दूसरे को समझें और अपने आप को मोटिवेट रखें। सकारात्मक चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करें। थोड़ा सा मीडिया का सेक्स कम करें। इन फालतू वीडियोस को या बहुत ज्यादा मोबाइल को, टीवी पर इसमें टाइम ना दें। वर्चुअल वर्ल्ड की तुलना में रियल वर्ल्ड में जिए। जो फेसबुक और जो ट्विटर, इन पर जो फ्रेंडशिप है उसकी जगह रियल दोस्तों को बनाएं। रियल लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम को साझा करें। स्पोर्ट्स खेलिए, अच्छा खाइए, अच्छा काम करिए, सोशल एक्टिविटीज में लगाइए, अपने आप को बूस्ट रखिए, अपने मन को पॉजिटिव रखिए। इस तरीके से हम इन सुसाइडल थॉट से इजीली लड़ सकते हैं। बहुत बार जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं, कोच होते हैं, उन लोगों को अपने जूनियर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, या स्कूल्स में भी जो सीनियर्स होते हैं उनको जूनियर से कैसे ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हम ये समझें कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। हर बच्चे के अपने एफर्ट्स हैं, हर बच्चे की डेस्टिनेशन अलग है, हर बच्चे का भाग्य अलग है, हर बच्चे के सोचने का तरीका अलग है। तो हम कंपैरिजन बंद करें। बहुत बार हम जाने अनजाने एक ऐसा कंपैरिजन कर बैठते हैं जो हमारे जूनियर खिलाड़ी को डिप्रेशन का शिकार बना देता है। देन हम जो हमारे जूनियर्स हैं उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। हर बार हम बॉस बनकर जाएं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पर कि जो जूनियर खिलाड़ी हैं वो आपसे सीख सकें, आपसे अपने मन की बात कह पाएं। एक छोटा सा फेलियर उनके लिए कभी इन फ्यूचर बहुत बड़ा जोखिम भी हो सकता है, बहुत बड़ी सक्सेस की सीढ़ी भी हो सकती है। उसके लिए हम उन्हें हमेशा जो सक्सेस की स्टोरी ना सुनाएं, हम उन्हें फेलियर की स्टोरी भी सुनाएं। हम उन्हें फेलियर को एक्सेप्ट करना सिखाएं। हम उन्हें रेडी करें कि वो छोटी छोटी जो हार है उसको सहन कर पाए। अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर, क्या पहले दिन में ही सचिन तेंदुलकर बन गए थे? क्या अमिताभ बच्चन पहले ही दिन में अमिताभ बच्चन बन गए थे? तो उन्हें ट्रू जो स्टोरीज है जिसमें फेलियर के बाद बड़ी सक्सेस मिली है वो हम सिखाएं। एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां एक दूसरे की लेग पुलिंग ना हो बल्कि लर्निंग हो। हम कई बार उन्हें छोटी छोटी विन दे सकते हैं। हम उन्हें छोटी छोटी फाइट करने के नए नए तरीके बता सकते हैं। हम जो स्ट्रेस है उसको डील करना सिखा सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं और हम उन्हें मोर चांस दे सकते हैं खेलने के और आगे बढ़ने के। ये एक सकारात्मक यदि हम माहौल क्रिएट करते हैं तो वो उनकी भी ग्रोथ करेगा, वो आपकी भी ग्रोथ करेगा। स्पोर्ट्स की दुनिया में महिलाओं की स्थिति पर अगर और गहराई से बात करें तो यौन शोषण का मुद्दा एक बड़ी दिक्कत है। ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी हैं जो बताती हैं कि कोचिंग के लेवल पर लड़कियां कई बार यौन शोषण का सामना करती हैं। कुछ दिन पहले ही एक केस आया था मुंबई से। यहां एक बॉक्सिंग कोच पर 14 साल की एक खिलाड़ी के रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद कोच को गिरफ्तार कर लिया गया था। दिसंबर 2016 में भी एक ऐसा केस सामने आया था। इंटरनेशनल लेवल की इंडियन प्रोफेशनल शूटर ने अपने कोच के ऊपर ड्रग्स देने और फिर रेप करने के आरोप लगाए थे। खैर, ये एक अलग मुद्दा है और इस पर हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे इस अपील के साथ कि युवा खिलाड़ियों के प्रति पूरा स्पोर्ट्स सिस्टम संवेदनशील हो और उनके ऊपर चीजें थोपने की बजाय उन्हें सुना जाए, जो काफी जरूरी है। हम इस मुद्दे को फिलहाल यही रोकते हैं और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, यानी जालंधर वाले मुद्दे की तरफ।
जालंधर का बस्ती बवा खेल इलाका। एक टीचर ने अंधविश्वास के चक्कर में अपने स्टूडेंट से ही शादी कर ली। स्टूडेंट की उम्र मात्र 13 साल। टीचर ने उसके साथ सुहागरात की रस्म भी निभाई और बात केवल यहां तक नहीं रुकी। एक हफ्ते के भीतर ही टीचर को विधवा घोषित कर दिया गया। फिर शोक सभा भी बुलाई गई। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि टीचर को अपनी कुंडली से कथित रूप से मांगलिक दोष हटाना था। इंडिया टुडे से जुड़े मंजीत सहगल की रिपोर्ट के मुताबिक टीचर की शादी नहीं हो रही थी। ऐसे में उसके घर वाले परेशान हो रहे थे। परेशानी ये कि लड़की की कुंडली में कथित मांगलिक दोष है। रिपोर्ट के मुताबिक एक पुजारी भी मांगलिक दोष पर जोर दे रहा था। ऐसे में पुजारी ने घर वालों को विशुद्ध अंधविश्वास से तुपा हुआ आइडिया दे डाला। पुजारी ने कहा कि किसी नाबालिग बच्चे के साथ लड़की की सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक शादी करानी पड़ेगी। इससे उसका मंगल दोष खत्म हो जाएगा। जब पुजारी का सड़ा गला आइडिया टीचर के घर वालों को जच गया तो फिर प्लान बनाया गया। टीचर ने उसके पास ट्यूशन पढ़ने आने वाले एक 13 साल के बच्चे को बलि का बकरा बनाया। टीचर ने बच्चे के पेरेंट्स को बताया कि बच्चे को ट्यूशन के लिए 1 हफ्ते तक टीचर के घर पर ही रुकना पड़ेगा। बच्चे के माता पिता ने भी हामी भर दी। 7 दिन बीत गए। बच्चा वापस घर आया, पूरी कहानी बताई। शॉक्ड पेरेंट्स तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया टीचर और उनके परिवार ने जबरदस्ती शादी की रस्में निभाई। इसमें हल्दी, मेहंदी और सुहागरात की भी रस्में शामिल थी। बाद में टीचर को विधवा घोषित किया गया। उसके कंगन तुड़वाए गए। यहां तक कि शोक सभा भी आयोजित की गई। इन सबके दौरान बच्चे को कर्मकांड और दूसरे घरेलू काम करने के लिए भी मजबूर किया गया। उसे घर वापस नहीं आने दिया गया। शिकायत के बाद टीचर थाने पहुंची। केस को रफा दफा करने के लिए बच्चे के परिवार पर दबाव डाला, जिसके चलते परिवार ने शिकायत वापस ले ली। बस्ती बवा खेल पुलिस थाने के एसएचओ गगनदीप सिंह ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी, लेकिन दोनों परिवार के बीच हुए समझौते के बाद वो वापस हो गई। हालांकि सीनियर पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जालंधर के डीएसपी गुरमीत सिंह ने बताया कि बच्चा नाबालिग है और उसे एक घर में बंद रखना गैर कानूनी है। इस पूरे मामले की जांच चल रही है। दूसरी तरफ अभी तक उस टीचर और उसके घर वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले के कानूनी पहलू क्या है, हमने सोचा ये भी समझ लेते हैं। इसके लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए। कन्फाइनमेंट अपने आप में एक इलीगल टर्म ही है। कन्फाइन करके रखना, किसी को कैद करके रखना। मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे किडनैपिंग का भी ऑफेंस बनता है। 16 साल से 18 साल, लड़के की एज में 16 साल, लड़की की एज में 18 साल से कम उम्र के लोगों की किडनैपिंग होती है। अगर एक बच्चा 16 से 18 साल की उम्र का कम का है तो उसकी किडनैपिंग होगी, और 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों का अबडक्शन होता है। तो सिर्फ कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या इलीगल कन्फाइनमेंट जो टर्म है वो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ही नहीं, इलीगल कन्फाइनमेंट ही नहीं, किडनैपिंग का भी चार्ज ऐसे लोगों पे लगता है। उस टीचर पे किडनैपिंग का भी पूरा चार्ज उस बच्चे के लिए लगता है। माँ बाप की कस्टडी से लेके जाना, आपकी कस्टडी में वो अभी बच्चा है, उसको इलीगली आपने कन्फाइन करके रखा और ये सारे इलीगल एक्ट्स आपने, इलीगल ऑफेंसेस आपने उसके साथ कमिट की है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी, आपने मुझसे पूछा कि क्या ये पॉक्सो में कवर होता है कि नहीं, तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। सेक्शन 2A, सेक्शन 2D ऑफ पॉक्सो एक्ट, जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, बात करता है चाइल्ड की डेफिनेशन की। तो कोई भी वो इंसान जिसमें पर्सन वर्ड यूज किया गया है, कोई भी वो पर्सन जो कि 18 साल से कम उम्र का है, उसको चाइल्ड बोला गया है, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। इट मीन्स हमारे केस में जो बच्चा है वो 13 साल का लड़का है जिसके साथ ये ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो भी चाइल्ड की डेफिनेशन के अंदर आता है और पूरा पॉक्सो के अंदर वो बच्चा कवर होता है और उस टीचर को पॉक्सो के अंदर पिनलाइज, पनिश्ड किया जा सकता है। मैं बात करूं ऑफेंसेस की जो उस पर लग सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 7 सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है कि अगर कोई किसी को प्रोवोक करता है किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाने के लिए, हमारे केसेस में वो जो वर्ड है दैट इज पीनिस, अगर इस क्योंकि सुहागरात सेरेमनी परफॉर्म हुई है तो बच्चों के साथ गलत, उस बच्चे के साथ गलत एक्ट कमिट हुआ है, उस केस में सेक्शन 7 सेक्सुअल असॉल्ट, अगर आप किसी बच्चे को इंस्टिगेट करते हो, आप किसी बच्चे के साथ ये एक्ट कमिट करते हो कि अब आपके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगा करे, तो सेक्सुअल असॉल्ट का केस उस केस में आप पे बनता है, जिसके अंदर जो पनिशमेंट है वो 5 इयर्स है। इसके बाद सेक्शन 9 है। अगर सेक्शन 9L और Q हम लोग देखें, जो कि एग्रीवेटेड असॉल्ट की बात करता है, जिसमें कोई भी पर्सन कवर होता है, अगर वो इस तरह का एक्ट अगर किसी बच्चे के साथ करता है तो उसमें भी इसको पेनलाइज किया गया है। इसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो कि सेक्शन 11 बात करता है, जिसमें 7 साल की सजा और फाइन है अगर आप किसी बच्चे को सेक्सुअली हैरेस कर रहे हो, जो कि भी इस केस में पूरा कवर हो रहा है, उस केस में 7 साल की पनिशमेंट है। उसके साथ साथ सेक्शन 16 है जो कि अबेटमेंट ऑफ दिस ऑफेंस की बात करता है। अगर कोई थर्ड पर्सन ऑफेंस के लिए किसी को इंस्टिगेट भी कर रहा है, अबेट भी कर रहा है, जैसे कि इस केस में ये प्रीस्ट
इन लोगों ने बोला कि ये सेरेमनीज को परफॉर्म करना जरूरी है जिससे कि सो कॉल्ड मांगलिक दोष उस लड़की का, उस औरत का उतर जाएगा। तो ये अबेटमेंट है जो कि सेक्शन 16 में पॉक्सो एक्ट में कवर होती है। तो सिर्फ ना ही वो टीचर बल्कि वो सारे लोग जिन्होंने इंस्टिगेट किया, अबेट किया इस ऑफेंस को, इस क्राइम को कमिट करने के लिए, वो सारे लोग पॉक्सो एक्ट के अंदर, पॉक्सो एक्ट के तहत कवर होते हैं। आखिर में हम यही कहेंगे कि पूरी कहानी पागलपन से भरी हुई है जिसे सुनकर घिन आती है। घिन इसलिए क्योंकि एक तो इसमें एक नाबालिग को अजीब तरह की क्रूरता और सनक से जूझना पड़ा है, और दूसरा ये कि हमारे देश के संविधान में एक शब्द का जिक्र है, उसे वैज्ञानिक चेतना कहते हैं। संविधान आशा करता है कि सरकारें और नागरिक इस वैज्ञानिक चेतना से प्रेरित होकर तर्कसंगत व्यवहार करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैसे आपने सुना तो होगा कि कथित मांगलिक दोष को दूर करने के लिए पेड़ और जानवरों के साथ महिलाओं की शादी कराई जाती है। ऐसी कई खबरें समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन किसी नाबालिग के साथ शादी कराने की रस्म को निभाने का ये केस अपने आप में यूनिक है, मूर्खतापूर्ण है। कंजर्वेटिव सोच मांगलिक दोष को लेकर बेमतलब का डर भर देती है। कहा जाता है कि एक मांगलिक की शादी किसी दूसरे मांगलिक के साथ ही होनी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाता है। मसलन पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ सकती है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उनके बीच तनाव बढ़ जाता है जो घरेलू हिंसा का भी रूप ले सकता है और किसी की जान भी जा सकती है। ये सब उल्टे सीधे दावे हैं, इनका कोई भी ठोस आधार नहीं है। अपनी दुकान चलाने और समाज को अंधविश्वासी बनाए रखने का जरिया भर है। क्या किसी आदमी का जीवन किसी दूसरे ग्रह की गति और चाल से प्रभावित होगा या फिर उसके द्वारा किए गए फैसलों से? जो कपल मांगलिक नहीं होते, क्या उनके जीवन में कोई खटास नहीं आती? क्या उम्र से पहले हादसों का शिकार हो जाने वाले व्यक्ति का पार्टनर मांगलिक होता है? हमारे देश में आए दिन महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की खबरें आती हैं, वो मार डाली जाती हैं, जला दी जाती हैं। क्या ये सभी महिलाएं या उनके पति मांगलिक होते हैं? हमारी फिल्मों और टीवी पर भी मांगलिक दोष को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि केवल काल्पनिक शोज ही इस तरह की सोच को बढ़ावा देते हैं तो आप गलत हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी का है। ऐश्वर्या राय को मांगलिक बताया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका कथित मंगल दोष मिटाने के लिए कई मंदिरों ने दावेदारी की थी। अभिषेक से शादी होने से पहले ऐश्वर्या की शादी पीपल के पेड़ से कराई गई थी। पूरे देश ने देखा था कि किस तरह हमारे स्टार्स भी इस तरह की रूढ़ियों से घिरे हुए हैं। खैर, हम कह सकते हैं कि यह बच्चन परिवार का प्राइवेट मसला था। प्राइवेट में रहकर हम अपने बिलीफ फॉलो करें, कितने भी कर्मकांड माने, कितने भी अंधविश्वासी हो जाएं, चल जाता है। लेकिन अगर आप अपनी इन मान्यताओं को हम दूसरों पर थोपने लगे कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक वयस्क एक नाबालिग से शादी कर ले, तो ये ना तो केवल मूर्खतापूर्ण है बल्कि गैर कानूनी भी। अब वक्त हो चला है हमारे जाने का, यानी हमारे आखिरी सेक्शन चलते चलते का। हम रेकमेंड कर रहे हैं आज एक फिल्म, उड़ान। विक्रमादित्य मोटवाने की फिल्म है ये। फिल्म की कहानी रोहन नाम के टीनेज लड़के की है जिसे जबरदस्ती अपने अब्यूजिव पिता के साथ रहना पड़ता है। रोहन को उसके बोर्डिंग स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद उसका पिता उसे अपनी फैक्ट्री में काम करने को कहता है। इंजीनियरिंग करने के लिए प्रेशराइज करता है, मगर रोहन राइटर बनना चाहता है। अपने पिता के अंगूठे के नीचे से निकलकर अपनी उड़ान भरना चाहता है। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। इसे देखें और बताएं आपको कैसी लगी। साथ ही ये भी बताएं कि हमारा ये शो आपको कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फीडबैक दें। आप हमें मेल भी कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बने रहें ऑर्डिनरी के साथ। शुक्रिया।